फ्रेंड्स, आज हम लोग लेने वाले हैं DSSB डी ट्रिपल एस बी पीजीटी इंग्लिश 2019 का पेपर है और ढेर सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें से हमने लिए हैं। पॉसिबिलिटीज ये होती है कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो हमने सारे क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है और एक क्विक रिवीजन के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो एक बार इसको अच्छे से वीडियो को आप देख लें और जो भी क्वेश्चंस इसमें आने की संभावनाएँ हैं, आते ही हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप अच्छे अंकों से, अच्छे मार्क्स से सेलेक्ट हों। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम देखते हैं डी ट्रिपल एस बी पीजीटी इंग्लिश 2019 का ये पेपर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ चौसर। इसमें ये पूछा है कि विलियम चौसर जो हैं उनका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक वर्क उनका नहीं है। तो जो वर्क उनका नहीं है वो ऑलरेडी हमने टिक लगा रखा है यहाँ पे, कन्फेसियो एमेंटिस। ये किसका है? ये जॉन गोवर एक राइटर हैं एंशिएंट इंग्लिश के, जॉन गोवर, उनका ये कंपोजिशन है। बाकी के द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ट्रोइलस एंड क्राइसिड एंड द कैंटरबरी टेल्स, ये सारे के सारे इनके जोफ्रे चौसर के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन पोएट्री द रिदमिक पैटर्न ऑफ अ पोएटिक लाइन इज नोन एज। क्या है? मीटर है। सिंपल सी बात है कि एक पोएट्री में रिदमेटिक पैटर्न होता है पोएटिक लाइन का, और उस पोएटिक लाइन के उस रिदमिक पैटर्न को क्या कहा जाता है? मीटर कहा जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु बिलीव्स दैट पोएट्री हैज सिग्निफिकेंट यूज इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। किसने कहा है ये कि पोएट्री हैज सिग्निफिकेंट यूज इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स? कोटेशन आप याद रखेंगे। और ये किसने कहा है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 4, विच पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ चौसर। चौसर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए और अच्छे से मार्क्स लीजिए। तो क्वेश्चन जो है अब ये है कि एज ऑफ चौसर किसे कहा जाता है? विच पीरियड इज नोन एज? तो द एज विल बी द मिडिल एज। ओके। डिफाइन एलिट्रेशन, ये आपके फिगर ऑफ स्पीच में से लिया गया है। द रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल, डिफाइन एलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट साउंड इन नियरली कनेक्टेड वर्ड्स और सिलेबल्स। ठीक है। रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट होता है उसी को हिंदी में अनुप्रास अलंकार है और इंग्लिश में एलिट्रेशन बोला जाता है, तो याद रखेंगे इसको। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स डिड द कैंटरबरी टेल्स टेक टू बी कंप्लीटेड। कैंटरबरी टेल्स बहुत फेमस कंपोजिशन है हमारे इंग्लिश राइटर जोफ्रे चौसर जी की। तो कितने टाइम लगा है इनको, कितने साल लगे हैं? 14 ईयर्स लगे हैं इनको पूरा होने में, कैंटरबरी टेल्स को। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू विच पोएट एंड क्रिटिक, कवि और आलोचक कौन है वो जिनके अनुसार चौसर कैनॉट बी कॉल्ड अ क्लासिक सिंस हिज पोएट्री डज नॉट हैव द हाई पोएटिक सीरियसनेस विच एरिस्टोटल रिगार्ड एज अ मार्क ऑफ इट्स सुपरियोरिटी ओवर अदर आर्ट्स। तो चौसर जी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, उनके बारे में ये कहा है कि हम उनको क्लासिकल नहीं बोल सकते हैं। तो कौन है वो? मैथ्यू आर्नोल्ड रहेंगे। आंसर आप याद रखेंगे, मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्रिटिसाइज किया है। नंबर 8, resemblance between the sound of words and the sense they convey is known as onomatopoeia। ये फिर से फिगर ऑफ स्पीच में से लिया गया है। दोनों में रिसेम्बलेंस होता है, साउंड ऑफ वर्ड्स में एज वेल एज दे मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं उसमें। ठीक है। इसमें साउंड्स का आता है और उसी साउंड्स को ओनोमेटोपोइया कहा जाता है। व्हाट इज सोनेट? सोनेट क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर पूछा जाता है बार बार। सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन, लिरिकल पोएम है कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल स्टेंजा ऑफ 14 iambic pentameter, लाइन्स लिंक्ड बाय एन इंट्रिकेट राइमिंग स्कीम। ठीक है। 14 लाइन्स की ये पोएम रहती है, iambic pentameter में लिखी जाती है। द प्रिंसिपल एंड फॉर्मल टाइप ऑफ नरेटिव पोएट्री इज नॉन एज। एक नरेटिव पोएट्री है और उसके प्रिंसिपल और फॉर्मल टाइप को क्या कहा जाता है? एपिक कहा जाता है। ठीक है। द हेरोइक कपलेट वाज इंट्रोड्यूस इन विच पोएम। हेरोइक कपलेट जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो कैंटरबरी टेल्स में किया गया था और राइटर हैं इसके जोफ्रे चौसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज एडमंड स्पेंसर्स फर्स्ट पोएटिक वर्क। एडमंड स्पेंसर का प्रथम या पहला जो काव्यिक वर्क है वो कौन सा है? द सैफर्ड्स कैलेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से आने की संभावना है। एडमंड स्पेंसर का फर्स्ट पोएटिक वर्क सैफर्ड कैलेंडर। इन हुज ऑनर स्पेंसर रोट द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो है वो स्पेंसर ने किसके ऑनर में लिखा है? तो ये आंसर हो जाएगा क्वीन एलिजाबेथ। व्हाट इज एपिथेलमियन अबाउट।
थेलेमियन जो है वो किसके बारे में है, क्या थीम है, मतलब उसकी थीम रहेगी सेलिब्रेशन ऑफ हिज वेडिंग। ओके। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंस ऑफ पोएट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिंस ऑफ पोएट किसे कहा जाता है, एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। एडमंड स्पेंसर्स फादर वॉच, देखिए कितने क्वेश्चन एक साथ लिए गए हैं एडमंड स्पेंसर से। 2019 2019 का ये पीजीटी इंग्लिश का पेपर है, डी ट्रिपल एस बी का। और यहाँ पे उनकी रचना पूछी है, यहाँ पे उनका ये कोट पूछा है कि द प्रिंस ऑफ पोएट्स किसे कहा जाता है। फिर उन्होंने फादर के लिए पूछ लिया है कि क्या थे वो, क्लॉथ मेकर थे। अगेन स्पेंसर डाइड इन 1599। विच पोएम ऑफ स्पेंसर, देखिए स्पेंसर की कौन सी पोएम है जिसको वो ट्रिब्यूट करते हैं टू द मेमोरी ऑफ सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी जो पोएट हैं उनको उन्होंने ट्रिब्यूट किया है, तो ये पोएम हो जाएगी हमारी एस्ट्रोफल। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी एकोलॉग्स डज द सेफर्स कैलेंडर कंसिस्ट ऑफ, कितने एकोलॉग्स हैं सेफर्स कैलेंडर में, तो ये हो जाएंगे 12। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ इयाम्बिक पेंटामीटर डज अ स्पेंसरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ, कितने इयाम्बिक पेंटामीटर होते हैं कि स्पेंसरियन स्टेंजा में, तो ये होते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 21, विच टेक्निक डिस्टिंग्विश स्पेंसर फ्रॉम हिज कंटेम्प्रेरीज, अपने समकालीन से स्पेंसर को कौन सी टेक्निक उनको अलग करती है, तो ये रेटोरिकल डिवाइसेज हैं उनके जिनको वो अलग से दर्शाते हैं। एमोरिटी इज अ सोनेट साइकिल दैट डिस्क्राइब्स, एमोरिटी ये सोनेट है, ये क्या है, क्या बताती है, हिज कॉर्टशिप एंड इवेंचुअल मैरिज टू द एलिजाबेथ बॉयल, ये इन्हीं की है, एडमंड स्पेंसर की, तो उन्होंने लिखी है और उनकी कॉर्टशिप और इवेंचुअल मैरिज जो है एलिजाबेथ बॉयल से वो दर्शाती है। इन विच ईयर प्रोथेलमियन वॉज पब्लिश्ड, प्रोथेलमियन पब्लिश्ड हुई थी 1596 में। इन विच ईयर जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न, अब जॉन मिल्टन जी से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, जॉन मिल्टन जो है वो कब पैदा हुए थे, 1608 में। हाउ मेनी बुक्स डज पैराडाइज रीगेन कंसिस्ट ऑफ, ये तो आपको पता है, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन इन्होंने लिखी है, तो कितनी बुक्स हैं इसमें, 4 हैं पैराडाइज रीगेन में। इन विच पोएम डन कंपेयर्स हिमसेल्फ एंड हिज बिलव्ड वाइफ टू द फुट ऑफ द कंपास, जॉन डन जो हमारे मेटाफिजिकल पोएट हैं उन्होंने कंपेयर किया है उनको और अपनी वाइफ को द फुट ऑफ कंपास से, तो पोएम का नाम है द वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, याद रखेंगे इसको, द वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग से में इन्होंने अपने आप को और अपनी वाइफ को है कंपेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 27, द गुड मोरो इज आल्सो नॉन एज अ मॉर्निंग लव पोएम, द गुड मोरो एक पोएम है और उसे मॉर्निंग लव पोएम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट काइंड ऑफ पोएम पैराडाइज लॉस्ट इज नॉन एज, अभी हमने डिस्कस किया था, जॉन मिल्टन की पोएम है ये पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लैंक वर्स एपिक पोएम है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा सकते हैं इसको, तो इन्हें इस पोएम को ब्लैंक वर्स एपिक पोएम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच लैंग्वेज जॉर्ज हर्बर्ट रोट हिज पोएट्री, कौन सी भाषाओं में लिखते थे जॉर्ज हर्बर्ट, इंग्लिश में लिखते थे, लैटिन में लिखते थे, ग्रीक में लिखते थे, तीनों लैंग्वेजेज में वो पोएट्री को लिखा करते थे। विच पोएट रोट अ डायलॉग बिटवीन द सोल एंड द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड्रयू मार्वल है इसके राइटर, उन्होंने एक डायलॉग लिखा था सोल और बॉडी के बीच में। हु वाज नोन एज द सेंट ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री, जॉर्ज हर्बर्ट है मेटाफिजिकल पोएट्री के, लेकिन सबसे फेमस पोएट है मेटाफिजिकल पोएट्री के जॉन डन, सेंट के नाम से जाना जाता है जॉर्ज हर्बर्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, कौन सा वर्क जो है वो जॉन मिल्टन का नहीं है, तीन ऑप्शन दिए गए थे जो जॉन मिल्टन के थे, विनस एंड एडोनिस दिया गया है, ये हमें मालूम है, ये विलियम शेक्सपियर का है विनस एंड एडोनिस। हु इज नॉन एज द पायोनियर और फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, देखिए जॉन डन आ चुका है, अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, जो फेमस मेटाफिजिकल पोएट हैं उन्हें पायोनियर या फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है, तो कौन है वो, जॉन डन। In which poem of Andrew Marvell he describes a natural retreat for Fairfax after his retirement? एंड्रयू मार्वल की पोएम है ये, उन्होंने नेचुरल रिट्रीट को डिस्क्राइब किया है, पोएम का नाम है अपॉन द हिल एंड ग्रो एट बिलबोरो, याद रखेंगे इसको। विच वर्क ऑफ जॉन ड्राइडन एस्टेब्लिश हिम एज एन इम्पोर्टेंट लिटरेरी क्रिटिक, एक वो पोएम है जिनको लिखने के बाद जॉन ड्राइडन जो है वो एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी क्रिटिक के रूप में पहचाने गए थे, तो पोएम का नाम है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्टन हु इज नोन एज द प्रिंस ऑफ क्लासिज्म, प्रोफेसर एल्टन के अकॉर्डिंग किसे प्रिंस ऑफ क्लासिज्म कहा जाता है, अलेक्जेंडर पॉप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर सकते हैं। इन विच ईयर जॉन ड्राइडन वॉज मेड पोएट लॉरियट,
कब बनाए गए थे? 1668 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पॉप? कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? टिक लगा हुआ है। विलियम ब्लेक की है ये। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस विलियम ब्लेक की है। और बाकी की द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियड एंड ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये सभी अलेक्जेंडर पॉप के हैं। लेकिन फोर्थ वाला ऑप्शन जो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस विलियम ब्लैक का है। और विलियम ब्लैक और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के बारे में कहा जाता है कि जब इन्होंने ये लिखी थी तभी से ही रोमांटिक एज का बिगिनिंग माना जाता है। हालांकि कुछ बुक्स में ये भी बताया गया है कि 1798 में जब लैरिकल बैलेड लिखा था तभी से रोमांटिक एज की बिगिनिंग मानी जाती है। एब्सलम एंड आर्चिटिफल इज अ पॉलिटिकल एलिगरी। क्या है ये? पॉलिटिकल एलिगरी है। कंपोजिशन दी हुई है, आपको बताना है कि ये कौन से फॉर्म में है। When was Dryden's first verse an elegy upon the death of Lord? कब पब्लिश हुई थी? 1649 में। When did Alexander Pope publish his work Pastorals? कब पब्लिश करवाया था अलेक्जेंडर पॉप ने? 1709 में। 42. A little learning is dangerous thing. This line is quoted from which poem? सुना भी है, थोड़ा सा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। तो little learning is dangerous thing ये है an essay on criticism में। Alexander Pope was born in 1688, important है। In which year John Dryden died? In 1700. Which poem of John Dryden was commemorated the years of miracles of London? कौन सी पोएम है जॉन ड्राइडन की जिनमें ईयर्स ऑफ मिरेकल्स को उन्होंने कममरेट किया है? द एनस मिराबिलिस, ये याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लैंग्वेज ऑफ हाइपरन इज सिमिलर टू हुज राइटिंग इन मीटर एंड स्टाइल? ये पोएम है और इसकी लैंग्वेज जो है वो सिमिलर है एक और राइटर के या पोएट के कंपैरिजन में। तो वो स्टाइल यहाँ बताई गई है कि मीटर और स्टाइल में बताया गया है, तो वो होंगे जॉन मिल्टन। Which poem of Wallace Stevens won him the Pulitzer Prize for Poetry in 1955? पुलिजर प्राइज अवार्ड मिला है 1955 में वॉलेस स्टीवंस को। और कंपोजिशन कौन सी थी? कलेक्टेड पोएम्स के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 48। हाउ मेनी पेजेस ऑफ द पोएम इज द कैंटोस बाय इजरा पाउंड? इजरा पाउंड की एक पोएम है द कैंटोस, उसमें कितने पेजेस हैं? 1800 पेजेस है। देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि पोएम जो दी गई थी उसके कितने पेजेस थे, तो 800 पेजेस थे इसके। 800। Whose image is used in the opening passage to characterize the fall of डॉक्टर फोस्टस? किसकी इमेज जो है वो यूज की गई थी डॉक्टर फोस्टस के कैरेक्टराइज करने के लिए? फॉल ऑफ डॉक्टर फोस्टस के कैरेक्टराइज करने के लिए। तो ये था हमारा इकारस। फ्रॉम विच ग्रीक लीजेंड शॉ टुक द लिटिल टाइटल ऑफ हिज बुक पिग्मेलियन? कौन सी कौन से ग्रीक लीजेंड थे जिनके जिनके बेसिस पे जीबी शॉ ने क्या किया था? अपने फेमस बुक पिग्मेलियन का टाइटल लिया था। तो ये थे हमारे फेमस स्केल्प्टर। 51. व्हाट डज द टाइटल हार्ट ऑफ डार्कनेस स्टैंड फॉर? जो टाइटल दिया गया है हार्ट ऑफ डार्कनेस स्टैंड फॉर, क्या मतलब इसका मीनिंग है? किसके लिए ये बताया गया है? तो दैट इज द प्रिमिटिवनेस दैट एवरी पर्सन पजेज इन देयर माइंड एंड हार्ट, ये इसका अर्थ होता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द साउंड विद इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकुलर लैंग्वेज और लैंग्वेज इज नॉन एज फोनोलॉजी, ये बहुत बार पूछा जाता है फोनोलॉजी से। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड होता है लैंग्वेज में, तो स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में तो इसे फोनोलॉजी कहा जाता है। When was इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट IPA सिस्टम डेवलप्ड? ये फोनोलॉजी से सारे क्वेश्चन हैं अभी। तो ये 1888 में बनाया गया था IPA यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। हु सेड पोएट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी? किसने कहा था ये कि पोएम जो है या पोएट्री जो है वो बाहर आती है, उभर कर आती है इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी? तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो उन्होंने कहा था ये। Who won the Nobel Prize for Literature in 1936? यूजीन ओनिल ने ये जीता है 1936 में नोबेल प्राइज। आप 2024, 23, 22 तक के नोबेल प्राइज जो अवार्डी हैं उनका नाम याद रखेंगे। What does the plot of Moby Dick deals with? Moby Dick फेमस है, ये इसका प्लॉट पूछा गया है कि क्या प्लॉट है इसका? तो प्लॉट ये है कि सीजलेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई का जो द्वंद्व है, जो युद्ध है वो चलता रहता है। Who wrote the poem The Descendants, Summer in Calcutta, The Old Playhouse? तीन कंपोजिशन दी गई हैं, डिसेंडेंट्स है, समर इन कैलकाटा है, द ओल्ड प्ले हाउस है। तो इंडियन राइटर है कमला दास, उन्होंने ये तीनों पोएम लिखी हैं। विच बुक ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज विनोदिनी बाई कृष्णा कृपलानी?
कौन सी बुक जो है जो टैगोर जी ने क्या की है, ट्रांसलेट की है इंग्लिश में, और बुक का नाम है विनोदिनी और कृष्णा कृपलानी ने ये लिखी है। तो ये हो जाएगा चौकर बाली, उसका नाम रखा गया था ट्रांसलेट करने के बाद में चौकर बाली। विच बुक ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ट्रांसलेटेड? रविंद्रनाथ टैगोर की बुक थी चौकर बाली, उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, नाम रखा था विनोदिनी और ट्रांसलेट किसने किया था, कृष्णा कृपलानी ने। ठीक है। हु रोट थिंग्स फॉल अपार्ट? फॉल अपार्ट किसने लिखी है? चिनुओ अचाबे, अफ्रीकन राइटर हैं, याद रखेंगे अफ्रीकन राइटर को भी। थिंग्स फॉल अपार्ट से लिया गया है ये क्वेश्चन। थिंग्स फॉल अपार्ट किसने लिखा है? चिनुआ अचाबे ने। हु रोट वॉल्चिंग मैटिल्डा? किसने लिखा है? एबी पेटरसन। Who won the Nobel Prize for Literature in 1973? Patrick White. In Kids, Lamia, Lamia is an enchantress, half woman and half snake. लामिया, लामिया में लामिया कौन रहती है? एक हाफ वुमन और हाफ स्नेक कैरेक्टर है। Poets are the acknowledged legislator of the world is famous claim by P.B. Shelley. रोमांटिक एज के हैं ये। इन्होंने कहा है कि पोएट जो है वो क्या है? एक्नॉलेज लेजिस्लेटर हैं पूरी दुनिया के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ लेग पोइट्स? लेग पोइट का हमने रोमांटिक एज वाले वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि लेग पोइट कौन है। इन्होंने लेक के किनारे जो कम्बरलैंड है डिस्ट्रिक्ट, उसके किनारे जो रहने लगे थे ये लोग, उनको लेग पोइट्स कहा जाता था, जिसका ग्रुप है ये विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी। ये तीनों जो थे लेग पोइट्स के नाम से जाने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पी बी शैली अनफिनिश्ड वर्क? पी बी शैली का अनफिनिश्ड वर्क कौन सा रहा है? द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। हाउ डिड द रोमांटिक पोएट जॉन किट्स डाई? ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से मरे थे। आप रोमांटिक एज वाले मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको उसमें पूरा रोमांटिक एज के जो पोएट हैं उनकी शॉर्ट बायोग्राफी है, उनके कोटेशंस है, उनके कंपोजिशन है, सारा का सारा आपको देखने को वहाँ पे मिल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज जॉन किट्स फर्स्ट पोएम? जॉन किट्स की पहली पोएम ओ सॉलिट्यूड, ये इन्होंने लिखी थी फर्स्ट। उसके बाद में लामिया इसाबेला और टू नाइटिंगेल पब्लिश होती गई। फर्स्ट तो रहेगी ओ सॉलिट्यूड। A vindication of natural diet, a refutation of deism, the necessity of atheism are some of the famous essay by P.B. Shelley. याद रखेंगे एसेज हैं ये तीनों चारों। ये चारों किसने लिखे हैं? पी.बी. शैली ने लिखे हैं। जॉन किट्स composed 5 odes in the spring of 1819. These are Ode on Aggression, Ode to a Nightingale, Ode on Indolence, Ode to Psyche and on Melancholy। ठीक है। जॉन किट्स ने 5 पोएम या 5 ओड्स जो थी वो 1819 में कंपोज करी थी स्प्रिंग बुक में। तो ये 4 हमें दी गई हैं, 5वीं का नाम है ऑन मेलैंकोली, ये आप याद रख लेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्निस्ट पोएट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमेजिस्ट प्रिंसिपल्स, इन्वॉल्वड इन द अमेरिकन सफरेज मूवमेंट एंड नाउ एंड वॉन न्यूयॉर्क स्टेट राइटर्स हॉल ऑफ फेम? कौन थे? मैरियन मूर। ये मॉडर्निस्ट पोएट थे और ये काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, काफ़ी प्रभावित थे, इमेजिस्ट प्रिंसिपल्स थे। तो ये मैरियन मूर रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट पेंड द कलेक्शन ऑफ पोएम्स नॉर्थ एंड साउथ अ कोल्ड स्प्रिंग पब्लिश्ड इन 1955? पोएम नॉर्थ एंड साउथ अ कोल्ड स्प्रिंग किसने लिखी है? एलिजाबेथ बिशप ने। द लाइन अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ अकर्स इन? अप्रैल जो है सबसे निर्दयी महीना है, किस में ये हमें देखने को मिलता है ये लाइन? द वेस्टलैंड किसने लिखी है? टी एस इलियट ने। Who wrote a long narrative poem, The Age of Anxiety, the title of which became a popular phrase describing the modern era? एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जिसका टाइटल है द एज ऑफ एंग्जिटी। ठीक है। किसने लिखी है ये? W.H. ऑर्डन ने। ये याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये रिपीट होने की पूरी संभावना है। हु इज मोर्न इन वॉल्ट विटमेंस व्हेन लिलक लास्ट इन द डोरवे डोरयार्ड ब्लूम्ड? ये कंपोजिशन है वॉल्ट विटमैन की और उन्होंने किसके लिए यहाँ पे शौक मनाया था इस पोएम में? तो ये होंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। विलियम बटलर यीट्स पोएम इज बेस्ड ऑन अमंग स्कूल चिल्ड्रन? विलियम बटलर यीट्स की एक पोएम है जो स्कूल चिल्ड्रन अमंग स्कूल चिल्ड्रन पे बेस्ड है और उस पोएम का क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन स्पीच यीट्स गिव एज द चीफ गेस्ट ऑफ सेंट ऑटन स्कूल। ये उन्होंने उस समय लिखी थी, उसके बाद लिखी थी जब वो एक स्कूल में चीफ गेस्ट बन के गए थे, और उसी का ये अमंग स्कूल चिल्ड्रन का टाइटल दिया गया है। डब्ल्यू बी यीट्स ईस्टर 1916 डिस्क्राइब? ईस्टर 1916 क्या डिस्क्राइब करती है डब्ल्यू बी यीट्स की? द इवेंट ऑफ द ईस्टर राइजिंग स्टेज इन आयरलैंड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये है इवेंट्स ऑफ ईस्टर राइजिंग स्टेज इन आयरलैंड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल।
ये स्टर 1916 आप याद रखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। Who among the following was nominated for the Nobel Prize in Literature 31 times and named poet laureate of Vermont in 1961? रॉबर्ट फ्रॉस्ट 31 बार नोबेल प्राइज के लिए वो नॉमिनेट हुए हैं और बाद में उन्हें पोएट लॉरिएट भी दिया गया था, तो वो रहेंगे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, वेयर इज डॉक्टर फॉस्टस व्हेन द प्ले द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस बिगिंस? कहाँ थे डॉक्टर फॉस्टस जब ये कंपोजिशन वो लिख रहे थे, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस? तो वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। नथिंग सो स्वीट एज मैजिक इज टू हिम विच ही प्रोफेयर बिफोर हिज चीफेस्ट ब्लिस एंड दिस द मैन दैट इन हिज स्टडी सिट्स हु इज रेफर्ड एज ही इन दीज लाइन्स। ये लाइन दी गई है। लाइन देखने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें ही किसके लिए यूज किया गया है, ये उसी का है, डॉक्टर फॉस्टस से लिया गया है। डॉक्टर फॉस्टस फ्रॉम द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। फॉर हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर फॉस्टस डिमांड मेटाफोलिसिस टू सर्व हिम? कितना कितना टाइम लेते हैं डॉक्टर फॉस्टस, डिमांड करते हैं 24 ईयर्स। हु कॉल्ड हैमलेट इन आर्टिस्टिक फेलर? हैमलेट जो विलियम शेक्सपियर की है उसको एक आर्टिस्टिक फेलर कहा था। किसने कहा था? टीएस इलियट ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ हेनरी हिगिंस इन जीबिसास पिग्मेलियन? जीबिसा ने एक कंपोजिशन किया है पिग्मेलियन, उसमें कैरेक्टर रहते हैं हेनरी हिगिंस। हेनरी हिगिंस क्या रहते हैं, क्या काम रहता है उनका? वो प्रोफेसर होते हैं फोनेटिक्स के उसमें, नॉवेल में। इफ आई कांट हैव काइंडनेस आई विल हैव इंडिपेंडेंस, हु अमंग द फॉलोइंग स्पोक द अबव लाइन्स इन जीबिसास पिग्मेलियन? किसने बोली है ये लाइन पिग्मेलियन में, जीबिसा के पिग्मेलियन में, कि इफ आई कांट हैव काइंडनेस आई विल हैव इंडिपेंडेंस, अगर मेरे पास दयालुता नहीं है तो मुझे आज़ादी चाहिए, तो ये लिखी है या बोली है एलिजा ने। क्वेश्चन नंबर 84, द म्यूजिकल स्टेज प्ले बेस्ड ऑन जीबिसा 1913 फेमस प्ले पिग्मेलियन? एक म्यूजिकल स्टेज जो जीबिसा हैं उनके पिग्मेलियन पे आधारित था वो प्ले, वहाँ पे स्टेज पे किया गया था और उसका टाइटल दिया गया था माई फेयर लेडी। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट वाज द इनिशियल टाइटल ऑफ जैन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस? जैन ऑस्टिन का एक प्राइड एंड प्रेजुडिस जो कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन का इनिशियल टाइटल क्या था? फर्स्ट इम्प्रेशन। क्वेश्चन नंबर 86, नोवेल ऑफ जैन ऑस्टिन हैज़ द कैरेक्टर नेम्ड लेडी कैथरीन डी बॉर्ग? कौन से नोवेल में, जैन ऑस्टिन के कौन से नोवेल में ये कैरेक्टर है लेडी कैथरीन के नाम से? तो वो होगा प्राइड एंड प्रेजुडिस। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ जोसेफ कॉनराड्स द हार्ट ऑफ डार्कनेस? जोसेफ कॉनराड के कंपोजिशन है द हार्ट ऑफ डार्कनेस, उस पर एक मूवी बनाई गई थी, और कौन सी मूवी है वो? एपोकेलिप्स नाउ, ये मूवी का नाम रहेगा, जो जोसेफ कॉनराड के हार्ट ऑफ डार्कनेस पे बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट डिड 3 लॉन्ग सेक्शन ऑफ E.M. फॉरेस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया करस्पॉन्ड टू? क्या है ये? 3 लॉन्ग सेक्शन है E.M. फॉरेस्टर के अ पैसेज टू इंडिया के, तो ये होंगे 3 सीजन ऑफ इंडियन ईयर, 3 जो साल की ऋतु होती हैं उनको वो बताया गया है। हु वॉज फिलिप पिरिप, जिनको PIP भी कहा जाता था? रियल बेनिफैक्टर ऑफ चार्ल्स डिकेंस द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, कौन है वो? एबल मैकविच। ये नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन बनता भी है और रिपीट होने की पूरी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 90 पे। द वेरी लास्ट पैसेज ऑफ द नॉवेल इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नॉवेल। आपको एक पैसेज दिया गया है, उस नॉवेल को पहचानना है। The offing was barred by a black bank of cloud, and the tranquil waterway leading to the outermost end of the earth flowed somber under an overcast sky, seems to lead into the heart of an immense darkness. लाइन आप याद रखेंगे, लाइन को देखते समझ में आ जाएगा कहाँ से ली गई है। द हार्ट ऑफ डार्कनेस से ली गई है, जो जोसेफ कॉनराड ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 91, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग called Charles Dickens the Great Expectations as well as one all of One Piece and consistently truthful? किसने कहा है ये चार्ल्स डिकेंस के बारे में? तो ये कहा है GB शॉ ने, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, कि द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एज ऑल ऑफ वन पीस एंड कंसिस्टेंटली ट्रूथफुल। क्वेश्चन नंबर 92, हाउ मेनी डिफ्थोंग्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? ये फोनोलॉजी से दिया गया है, कितने डिफ्थोंग्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 93, द फ्रेंच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज हाउ ह्यूमंस प्रोड्यूस एंड परसीव साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक? साउंड्स और उसके
फोनोलॉजी के बारे में है ये। तो ये कौन सी ब्रांच होती है लैंग्वेज में, इसको हम फोनेटिक्स बोलते हैं, ये याद रख लेंगे आप। द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स आर फॉर्म्ड इन द माउथ इज कॉल्ड आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। होते हैं कि मुंह में जो शब्द होते हैं, साउंड्स होती हैं, वो कैसे बनते हैं, तो उसको आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहा जाता है। वर्ड्स के इसमें साउंड पढ़ाए जाते हैं, साउंड बताए जाते हैं कि कैसे हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, पब्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सलमान रश्दीज नॉवल रिजल्टेड इनटू रश्दीज अफेयर। क्या है ये? सैटेनिक वर्सेज, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनके खिलाफ फतवा जारी हो गया था, तो यही वो कंपोजिशन है, सैटेनिक वर्सेज। हु अमोंग द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट लिंग्विस्ट ऑफ इंडिया। कौन है प्राचीन काल के लिंग्विस्ट हैं भारत के? तो पतंजलि उनका नाम है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन काल के लिंग्विस्ट ऑफ इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ फाउंडर ऑफ लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका। कौन नहीं है? तो चार ऑप्शन है वो हमने डिलीट कर दिए हैं, जो है उनको रख जो है, जो नहीं है, जो थे वो हमने डिलीट कर दिए हैं, और नहीं है जो है वो एंटोनियो ग्राम्सी, ये नहीं होंगे। हु अमंग द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द फाउंडर ऑफ लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 98, द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक इज डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ थ्री डिकोमेटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डाइकोटॉमी। डाइकोटॉमी जो नहीं है इनमें से, वो होंगे सोशल लिंग्विस्टिक वर्सेस एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन पीजीटी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको पूरा प्रिपेयर करना है, पूरा देखना है, रिवाइज करना है, ताकि आप अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। हु अमोंग द फॉलोइंग सेड दैट आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। किसने कहा था ये? आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, दैट इज प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 100 पहुंच चुके हैं हम लोग। वॉट डज हमार्सिया मीन्स एज यूज बाई एरिस्टोटल इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रेजिडी। हमार्सिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ ट्रेजिडी में यूज किया था। तो ये एक्चुअली है क्या? तो इन्होंने कहा है कि दिस इज अ ट्रेजिक फ्लॉ इन प्रोटेगोनिस्ट पर्सनैलिटी विच लीड्स टू हिज हेरोइक डिक्लाइन टुवर्ड्स ट्रेजिक एंड। धीरे धीरे जो उनका दुखांत होता है, उस दुखांत की ओर बढ़ते जाता है, उसे ही हमार्सिया कहा गया है ट्रेजिडी में। Philip Sidney's An Apology for Poetry was literary criticism written in response to the criticism by। फिलिप सिडनी ने लिखा है एन एपोलॉजी ऑफ पोएट्री, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म था। किसके रेस्पॉन्स में लिखा गया था? ये स्टीफन गॉसन के रेस्पॉन्स में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 102, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप टिक लगा लीजिए, मोस्ट लगा लीजिए। गाइनोक्रिटिसिज्म जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? बहुत बार पूछा जा चुका ऑलरेडी, एनबीएस में भी, केवीएस में भी। तो ये है हमारे एलन सोवेल्टर, इनका नाम याद रखेंगे, गाइनोक्रिटिसिज्म से इनका नाम जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी क्रिटिक इज एसोसिएटेड विद द टर्म कार्निवलिस्क। कार्निवेलेस्क से जो वर्ड है ये जुड़े हुए हैं इनसे, कौन? मिखाइल बख्तिन, ठीक है, रशियन राइटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन अमॉन्ग द स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक। जो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स हैं उनमें से ऑड निकालना है हमें, तो ऑड होंगे हमारे स्टीफन ग्रीनब्लाट। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेडिगिम शिफ्ट। कौन है ये? थॉमस कोहेन हो जाएंगे ये हमारे, जिन्होंने प्रोपाउंड किया है कंसेप्ट ऑफ पैराडिग्म शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 106, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर वाज नॉट द वन आइडेंटिफाइड विद हार्लेम रिनेशा। ये हार्लेम रिनेशा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, इसको आप देखिए, डेफिनेशन मैंने इसकी यहाँ लिखी है। हार्लेम रिनेशा क्या था? वाज एन इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल रिवाइवल ऑफ अफ्रीकन एंड अमेरिकन म्यूजिक, डांस, आर्ट, फैशन, लिटरेचर, थिएटर, पॉलिटिकल एंड स्कॉलरशिप सेंटर्ड इन हार्लेम, मैनहट्टन। मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी जो है, वहाँ पे एक मूवमेंट इन्होंने चालू किया था, स्टार्ट किया था, जिसमें ये चाहते थे कि अफ्रीकन और अमेरिकन का जो म्यूजिक है, डांस, आर्ट, फैशन, लिटरेचर, कल्चर, थिएटर, सबको दोबारा से रिवाइव किया जाए। और इसकी जो टाइमिंग थी वो थी 1920 टू 1930। और इसे सबसे पहले उस समय जब इसे स्टार्ट किया गया था तो नियो निग्रोन मूवमेंट भी कहा गया था। तो इनमें से पूछा गया है कि जो राइटर हैं चार, उनमें से कौन नहीं थे इससे जुड़े हुए, इस हार्लेम रिनेसा से? तो वो होंगे हमारे टोनी मॉरिसन। तो जो जुड़े थे वो लैंगस्टन ह्यूजेस थे, जो रनील हस्टन थे, और एलन लॉकी, ये नाम याद रख लेंगे। और इसको हार्लेम रिनेशा को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है, विच नोवेल बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज सेट ड्यूरिंग द इटालियन कैंपेन
कैंपेन ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उस दौरान इटालियन कैंपेन हुआ था, उसी दौरान एक नॉवेल उन्होंने लिखा था हेमिंगवे ने, तो ये था फेयरवेल टू द आर्म्स। ठीक है, ये फेयरवेल टू द आर्म्स का एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत बार रिपीट हुआ है एनवीएस के वीएस में, कि फेयरवेल टू द आर्म्स का जो थीम है वो क्या है। तो इसका थीम रहता है लव एंड वार। तो इस तरह से भी इसका एक क्वेश्चन बन जाता है। राइटर भी पूछ सकते हैं, और हु इज़ द राइटर ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स, तो इनके राइटर होंगे अर्नेस्ट हेमिंगवे। तीन तरह से क्वेश्चन बन जाता है ये। हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक फीमेल ऑथर टू विन अ नोबेल प्राइज। ठीक है, अफ्रीकन लिटरेचर है। फर्स्ट ब्लैक फीमेल ऑथर टू विन अ नोबेल प्राइज कौन होंगे? टॉनी मॉरिसन, ये याद रखेंगे आप नाम। What thought I have of you tonight, Walt Whitman, for I walk down the side streets under the trees with a headache, self-conscious looking at the full moon. These lines are taken from a very famous poem by Allen Ginsberg. Name the poem. एलन जिन्सबर्ग ने बहुत फेमस एक पोएम लिखी थी, और उसी पोएम में से इन्होंने लाइनें ली हैं, जैसे व्हाट थॉट्स आई हैव ऑफ यू टुनाइट वॉल्ट विटमैन। तो वो पोएम क्या होगी? अ सुपर मार्केट इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया, ये नाम याद रखेंगे आप। और इसी में से ये लाइन ली गई है, जिसमें वॉल्ट विटमैन का नाम भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ स्लेव नैरेटिव 12 ईयर्स अ स्लेव। किसने लिखी है? स्लेवरी पे थी ये पोएम, तो ये सोलोमन नॉर्थअप ने लिखी है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है 12 ईयर्स अ स्लेव। क्वेश्चन नंबर 111 Who among the following is the representative figure of जैज एज? जैज एज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कौन है? तो आंसर होगा हमारा एफ स्कॉट फिट्जरगेराल्ड। ठीक है, जैज एज के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो होंगे हमारे एफ स्कॉट फिट्जरगेराल्ड। फ्रेंड्स, जैज एज क्या होता है? तो जैज एज जो है, इट वाज अ पीरियड ऑफ कल्चरल रिवॉल्यूशन एंड आर्टिस्टिक इनोवेशन इन द 1920s दैट वाज रिफ्लेक्टेड इन अमेरिकन लिटरेचर। ठीक है, अमेरिकन लिटरेचर में 1920 में एक कल्चरल और आर्टिस्टिक रिवॉल्यूशन हुआ था, और उसी रिवॉल्यूशन को क्या कहा गया था? जैज एज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 112 की ओर। Who among the following Nobel Literature laureate is regarded as a giant of American letters? Very important. किसे कहा जाता है giant of American letters? तो वो है हमारे जॉन अर्नेस्ट स्टेनबर्ग जूनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज एन आयरनिकल पोएम बाय। ये इंडियन लिटरेचर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जो है वो किसने लिखी है? निसिम एजिकेल ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 114 हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ पॉवर्टी ऑफ इंडिया एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी हैं, उन्होंने लिखी है ये कंपोजिशन, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल बाय मुल्क राज आनंद वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इंडियाज कास्ट सिस्टम। कुली है ये इसका आंसर। कुली में इन्होंने क्या किया? मुल्क राज आनंद ने ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज किया है, जो कास्ट सिस्टम है उसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे इन एमिनन इज ए हॉट ब्रूडिंग मंथ, द डेज आर लॉन्ग एंड ह्यूमिड, द रिवर स्विंग्स एंड ब्लैक crows gorge on bright mangoes in still dust green trees, red banana ripen, jackfruit burst, dissolute blue bottles hum vacuously in the fruity air. Then they stun themselves against clear window panes and die, fatly baffled in the sun. Which of the following novels begin with the above lines? God of Small Things है ये, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ 2018 नॉवेल लैटिट्यूड ऑफ लॉन्गिंग्स? शुभांगी स्वरूप है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, 2018 में छपा था ये। और क्या नाम है इसका? लैटिट्यूड ऑफ लॉन्गिंग्स। किन्होंने लिखा है ये? शुभांगी स्वरूप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉवेल ऑफ इंडिया अनीता देसाई इज कंपेयर टू वर्जीनिया वुल्फ? वर्जीनिया वुल्फ ने जो नॉवेल लिखा है टू द लाइट हाउस, उसके साथ अनीता देसाई के एक नॉवेल को कंपेयर किया है, और क्या नाम है उसका? क्लियर लाइट ऑफ द डे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इंटरनेशनल जो राइटर हैं उनके साथ में कंपेयर किया है इंडियन राइटर को, तो ये हो जाएंगे क्लियर लाइट ऑफ द डे। Who among the following is not one of the pioneer of
नई कहानी लिटरेरी मोमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन पूछ लिया गया है बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो अजनेया ये आंसर रहेगा, जो नहीं है नई कहानी के पायोनियर। टू हेडेड पोएम इज अ पोएट्री कलेक्शन ऑफ कैनेडियन बेस्ट पोएट नेम्ड मार्गरेट एटवुड। ठीक है, टू हेडेड पोएम जो पोएट्री है उसके राइटर हैं, ये पोएट हैं मार्गरेट एटवुड। Which one of the following is a satirical novel by Shashi Tharoor that takes the story of the Mahabharata and reacts and recast and resets in the context of the Indian independence movement? क्या है? द ग्रेट इंडियन नोवेल। शशि थरूर जी ने लिखा है नोवेल और महाभारत को उन्होंने रिकास्ट किया है, साथ ही साथ में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को भी रिसेट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड वॉल्यूम ऑफ डोरिस लेसिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑटोबायोग्राफी? किसने लिखी है, कौन सी लिखी है ये? सेकंड वॉल्यूम है ये डोरिस लेसिंग्स का, और ऑटोबायोग्राफी इसे बोल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा वॉकिंग इन द शेड। द ऑथर ऑफ द essay Decolonizing the Mind, the Political Language in African Literature, which is about language and its constructive role in the national culture, history and identity is नगोंगी वो थियांको। अफ्रीकन राइटर हैं, तो ये याद रखेंगे, कंपोजिशन से, और ये राइटर इसके नगोंगी वो थियांगो। Which of the following post-modernist novel has more than one ending? द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन, ये कंपोजिशन है, और ये नोवेल जो है ये मोर देन वन एंडिंग कंसिस्ट करता है, इसीलिए ज़्यादा फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विलियम डेलरिम्पल्स 2019 बुक बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट? विलियम डेलरिम्पल का है ये, जो इंडियन हिस्ट्री है, सब कॉन्टिनेंट इंडियन हिस्ट्री है, उस पर बेसिस है। तो आंसर हो जाएगा द अनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इंपॉर्टेंट है। विलियम डेलरिम्पल्स 9 lives in search of the sacred in modern India explore the lives of 9 people, each of whom represent a different religious path in 9 chapters. Which of the following is not a name of chapter in the book? 9 चैप्टर उन्होंने रिलीजियस पाथ के बताए थे, एक चैप्टर उसमें से नहीं है। दिस चैप्टर वॉज द मास्टर ऑफ मिनिस्ट्रल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले बाय एलन सेमोर अबाउट एंजाक डे वॉज रिटन इन 1958, द वन डे ऑफ द ईयर? विच ऑस्ट्रेलियन पोएट इज नोन एज ऑस्ट्रेलियन बुश बार्ड? बेंजो पैटरसन। जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर था उसको बुश एज या बुश लिटरेचर कहा जाता है। तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट राइटर थे, सबसे इम्पोर्टेंट पोएट थे, वो थे बेंजो पैटरसन। हु इज़ द पोएट ऑफ हु इज़ द पोएट ऑफ द कलेक्शंस वुमेन टू मैन एंड वुमेन टू चाइल्ड? किसने लिखी है ये? जूडिथ राइट ने। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल बाय हार्पर ली, सॉरी, which of the following novels by Harper Lee was sequel to her famous work to Killing a Mockingbird? टू किलिंग अ मॉकिंग बर्ड किसने, हार्पर ली ने लिखी है? विच ऑफ द नोवेल बाय हार्पर ली इक्वल टू फेमस वर्क टू किलिंग अ मॉकिंग बर्ड का, टू किलिंग अ मॉकिंग बर्ड का ये सीक्वल है, हार्पर ली ने लिखा है, और आंसर हो जाएगा इसका गो सेट अ वॉचमैन। Now the last question of this series, which of the following is the subtitle of Henry David Thoreau's first novel Walden? हेनरी डेविड थोरियो ने एक नोवेल लिखा था, उनका फर्स्ट नोवेल था वॉल्डन, उसका सब टाइटल क्या है वॉल्डन का? द लाइफ इन द वुड्स। तो हम लिखेंगे वॉल्डन लाइफ इन द वुड्स। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टी ट्रिपल एस पी पीजीटी इंग्लिश 2019 का प्रीवियस ईयर्स के पेपर के जो कलेक्शन थे, क्वेश्चंस के जो कलेक्शन थे, और इम्पोर्टेंट इसलिए बनते हैं कि क्योंकि एग्ज़ाम में दोबारा आने की संभावना रहती है, तो रिवाइज करते रहें, और ढेर सारे वीडियो हम लोग लेके आते रहेंगे सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो हमसे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को पक्का करें। थैंक यू।